वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, इसलिए हम इसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। अब क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बात बताओ, आपने डाई, पैरा, फेरो तीनों टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े थे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लक्षण किससे मिलते जुलते थे? मतलब फेरो के और पैरा के लक्षण सेम थे। फेरो अमिताभ बच्चन था, पैरा शाहरुख खान था। यस और नो? जरा फिगर देखो, जरा मुझे इसको देखो और इसको देखो, इसमें से अमिताभ बच्चन कौन सा है? ये अमिताभ बच्चन है, ये शाहरुख खान है। मैं मन नहीं मानो, एक दिन तो मैंने आरी मंगा ली। आरी 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 समझते हो? और आ रही थे, मैंने अमिताभ बच्चन की टांगे काटवा शुरू करी। टांगे काटत चलोगे, एक स्थिति ऐसी आ गई कि अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई के बराबर हो जाएगी। यस और नो? इन द सेम वे मुझे ये मालूम है, आप बताओ, किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिज्म को लूज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? गर्म कर कर, घिस कर, ठोक कर, पीट कर। यस और नो? मुझे मालूम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो लक्षण ज्यादा होते हैं, पैरा में वो थोड़े से कम होते हैं। अब अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ाता जाऊं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह हो जाएंगी टेम्परेचर बढ़ाने से। यस और नो? तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगे, उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सीन क्लियर है सभी को? द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। अलग अलग मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है। सबकी याद कर पाना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखें, ओटी वगैरह में पूछ सकता है। जैसे कि आयरन, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर होता है 770 डिग्री सेल्सियस। यानी आयरन, वैसे हमें मालूम है आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बोले भैया, तो अगर इसका टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो होगा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी इसके लक्षण पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह होंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही कोबाल्ट के लिए ये क्यूरी टेम्परेचर होता है 1120 डिग्री सेल्सियस और निकल के लिए होता है 369 डिग्री सेल्सियस। सीन क्लियर है सभी को? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, लेकिन अगर किसी ने पूछा क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिहेव्स लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। सीन क्लियर है सभी को? पढ़ लो फटाफट क्यूरी टेम्परेचर, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्या कर रही हो? तो उम्मीद करता हूं सभी को क्यूरी टेम्परेचर समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिफाइन रिटेंटिविटी। यही है। लिसन एवरीवन, रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी टेंशन, टेंशन समझते हो? क्लियर? अटेंशन, ध्यान दो। टेंशन वर्ड जहां भी आ जाए वहां दिमाग से रिलेटेड बात हो रही है, ध्यान से रिलेटेड बात हो रही है, यादों से रिलेटेड बात हो रही है। रिटेंशन, टेंशन यानी ध्यान, री माने दोबारा, अगेन रिटेंशन यानी दोबारा से ध्यान करना। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उससे आपको आगे की सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, इन बातों को समझेंगे अच्छे से तो आगे की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे समर वैकेशन हुआ, आप नानी के यहाँ गए, 2 महीने रहे, नानी के यहाँ हम राजा होते हैं। क्लियर? अब नानी के यहाँ से जब आप लौट के आए, जुलाई में आपके स्कूल खुल गए, अब आप स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब 2-2 महीने छुट्टी नानी के यहाँ बिता रहे हैं और फिर जब लौट के आ रहे हैं, तो नानी के घर की यादें आती हैं। है? मन नहीं लगता है?
रिटेंशन, रिटेंशन क्लिक कर रहा है, रिटेंशन। नानी के घर से निकाल लेने के बावजूद हमारे दिमाग में नानी के घर की यादें बने रहना, ये लक्षण कहलाता है रिटेंटिविटी। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? नानी के घर से निकाल लेने के बावजूद भी आपके अंदर नानी के घर की यादें बनी हुई हैं, आपकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्लियर? और आपके दिमाग में जो यादें रह गई हैं, इन यादों को बोलते हैं रेसिडुअल यादें। क्या बोलते हैं? चाय बना लेते हो? चाय बना लेते हो, चाय पूरी बन गई है, छान छून के पी भी लेते होगे, और जो पत्ती पत्ती निकलती है उसे खा पी जाते हो, है? क्या बोलते हैं उसे? रेसिडुअल, है ना? क्या बोलते हैं? रेसिडुअल। बचा हुआ जो सामान होता है जिसको आप फेंक देते हो, वो क्या है? रेसिड्यू है, रेसिडुअल है, बचा हुआ। यस और नो? अच्छी बात है, ये भी आप समझते हो। एक वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूं, आपको हेल्प करेगा। कोएर्स। कोएर्स का मतलब होता है मजबूर करना। लिख लेना, काम देगा आपको। कोएर्स का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। कोएर्स वर्ड का मतलब होता है मजबूर करना। कोएर्स बोले तो मजबूर करना। अब मैं करूं शुरुआत। तो आप नानी के यहां से जब लौट के आ गए तो भी आपके दिमाग के अंदर नानी के घर की यादें बनी हुई हैं। आपकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? रिटेंटिविटी। जो यादें शेष रह गई हैं उसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल यादें। क्लियर है? अब आपके दिमाग में यादें रह रही हैं, तुम अनमने से रह रहे हो, पढ़ाई लिखाई घर में प्रॉपर करना रहे, होमवर्क प्रॉपर करना रहे, स्कूल से कंप्लेन जा रही है तुम्हारे घर पे, तो पापा रोज देख रहे हैं जिनका मन है, पापा ने कहीं मोड़ा कछु ज्यादा ही अनमनोस हो, ज्यादा ही नानी नानी कर रहा है, तो पिताजी ने चार छह इत्ते बित्ते धाड़ धाड़ चार छह इतने बिते कर दे तो रही से ही यादें निकल जाती हैं। यस और नो? यानी पापा के चांटे मजबूर कर रहे हैं। किस बात के लिए? रही सही यादों के निकलने के लिए। नहीं आई बात समझ? तो पापा के चांटे यहां पर है कोएर्सिव फील्ड। कोएर्सिव फील्ड मतलब ऐसे चांटे जो यादों को निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? मजबूर कर रहे हैं। जो कहानी बोली समझ में आई? अब सब भूल जाओ, अब इधर आ जाओ ऑन द बोर्ड। कल मैंने आपको डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताए थे, तो मैं यहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। आप लोग बताइएगा ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा था, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में छोटे छोटे मैग्नेट क्लोज चेन में होंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये अलाइंड वे में हो गए थे, ऐसे हो गया था। याद आ रहा है आपको? यस और नो? अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गई नानी के घर की याद, नानी का घर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? नानी का घर। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए आप, और ये जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर पैदा हो रहा है वो हो गई यादें। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? अब आपको नानी के घर से निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो ये जो, अब जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये मैग्नेटाइज हो गया, बाहर निकालूंगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये पूरा की पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाता है, थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म इसके अंदर रह जाता है। क्लियर? किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लेने के बावजूद इसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म शेष रह जाता है, और जो मैग्नेटिज्म शेष रह जाता है उसे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर है? द प्रॉपर्टी, समझ में आई बात? ये बात समझ में आया? क्लियर? किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लेने के बाद उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म शेष रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। गॉट इट एवरीवन? और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? लिसन एवरीवन, द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू रिमेन मैग्नेटाइज्ड even on the removal of external magnetic field is called retentivity। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लेने के बावजूद उसके अंदर मैग्नेटिज्म बना रहता है, इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं
रिटेंटिविटी। समझ में आई बात? शुद्ध अगर कोई एक वर्ड में आंसर पूछे रिटेंटिविटी क्या है, तो प्रॉपर्टी है। क्या है? किसकी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से निकाल लो तो अभी उसके अंदर मैग्नेटिज्म बना रहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। नहीं, यही बात समझ? यानी नानी के घर के निकाल लेने के बावजूद भी नानी के घर की यादें रह गई हैं उसके दिमाग में। क्लियर है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू रिमेन मैग्नेटाइज्ड even on the removal of external magnetic field is called retentivity. Clear? And this remaining magnetism is called residual magnetism. जो बोला पल्ले बड़ा, बोले भैया पहले इतना पढ़ लो, रिटेंटिविटी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, फिर आगे बढ़ूंगा। रिटेंटिविटी के बाद आगे आते हैं। रिटेंटिविटी भी क्लियर हो गया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी क्लियर हो गया, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुने। इसके अंदर, इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड शेष रह गया है। मैंने मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 5 है। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे इस पे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। पूरा इसे 0 करना है तो कितने का अप्लाई करना पड़ेगा? 5 का अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है? यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहां पर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिव फील्ड। क्लियर? द फील्ड, किसी ने पूछा कोएर्सिव फील्ड क्या होती है? द फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोएर्सिव फील्ड। The field which is required to destroy the residual magnetism is called coercive field. Clear? यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिव फील्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? द फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोएर्सिव फील्ड। यानी ये फील्ड इस फील्ड को 0 करने पर मजबूर कर रही है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोएर्सिव फील्ड। गॉट इट एवरीवन? कोएर्सिव वर्ड जो बना है वो कोएर्स से ही बना है। बात समझ में आ रही है? द फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड कोएर्सिव फील्ड। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन हिस्टैरिसीस लॉस। कौन सा लॉस? अब इससे पहले कि मैं हिस्टैरिसीस लॉस बताऊं, मैं कुछ पुरानी बातें आप लोगों से करना चाहता हूं, है ना? तो हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में कुछ पुरानी बातें करनी है, ध्यान से सुनना। ये हिस्टैरिसीस लॉस चैप्टर नंबर 7 जब आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो वहां भी हम लोग पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। फिलहाल आज जरूरत पड़ रही है तो हमें उसे ध्यान से सुनना है। हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है? तो हिस्टैरिसीस लॉस गया भाड़ में। हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में 2 मिनट बाद समझेंगे। रोटी बना लेते हो? बना लेते हो? रोटी बिली बिला इधर ही है। रोटी, हाँ बिली बिला इधर ही है। अब रोटी सेकनी है, कहा करूं समझते पहले? मतलब तवा ले लूं, तवा पे रोटी डालूं, फिर तवा गैस पे धरूं, फिर गैस चालू करूं और लाइटर लगाऊं, ऐसे? अच्छा, तवा गरम करना पड़ता है, गरम तवा पे रोटी डलेगी। पागलों की तरह रिएक्ट मत करो, नहीं तो रोटी बनाते रह जाओगे। अब आप गरम तवे पर रोटी डालते हो, पूरी रोटी बनी गई, पूरी रोटी। अब वो तवाए सिराए दे, तो सिराए का मतलब नदी में ना बहा के हाथ ठंडा करते हो। ठंडा करने के लिए आप उस पर पानी डाल देते हो, नल के नीचे रख देते हो, जो भी करते हो। यस और नो? अरे तो पैसे ही छोड़ दे दोगे तो ठंडा हो जाओ। आपको नहीं लग रहा है यहां पर कि अननेसेसरी? पहले तो तवा, देखो जब तक तवा गर्म नहीं हुआ तब तक रोटी नहीं डली थी, सही बोल रहा हूं? और जब रोटी पूरी बन चुकी है उसके बाद अब तवे पे कोई रोटी नहीं है, केवल ठंडा हो रहा है। तो पहले तवे को गर्म करने में और बाद में तवे को ठंडा करने में काफी सारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास एक ऐसा तवा हो तो कि झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता, तो गैस कब लगती, एनर्जी लॉस कम हो जाता। अगर मेरे पास एक ऐसा तवा हो तो जो झट से गर्म और झट से ठंडा है जातो, तो एनर्जी लॉस कम हो तो कि ज्यादा हो तो? कम हो तो, है ना? और अगर मेरे पास ऐसा तवा हो
बहुत देर में गर्म है रहो, बहुत देर में ठंडो है रहो, तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। सही बोला? आ जाओ। अच्छा ध्यान से सुनना, कुछ पुरानी बातें कर रहा हूं, ये सब बता भी चुका हूं, आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसका यूज है इसलिए। एक शॉट में 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे, इसलिए लक्षण से देख ही लेना। किसी से भी पूछ सकता हूं, जलील करूंगा, जलील। ये सॉफ्ट आयरन है, कौन है? सॉफ्ट आयरन तो आयरन है, तो इसका मतलब कौन सा सब्सटेंस है? डाई पैरा फेरो, भैरो नहीं, फेरो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। स्टील, स्टील भी एक प्रकार का लोहा है, यस और नो? नहीं कहा? हाँ लोहा है, और लोहा है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है क्लोज चेन में है, नहीं है? नॉर्थ साउथ ऐसे बनेंगे, बोले भैया। मैंने आज से कुछ दिनों पहले भी सॉफ्ट आयरन और स्टील में डिफरेंस बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूं। सॉफ्ट नरम आप समझते ही हो, स्टील अपन कहते हैं वो तो फलाना तो स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी यानी हार्ड स्ट्रॉन्ग। यहां पर हार्ड स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अपोजिट पोल है, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े हुए हैं। ये भी अपोजिट पोल है, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा जुड़े हुए हैं। लेकिन सॉफ्ट आयरन में ये जो पोल्स हैं ये लेस टाइटली बाउंड है एज कंपेयर टू स्टील। समझ गए? यानी यहां पर लगने वाला फोर्स नॉर्थ और साउथ के बीच में वीकर है एज कंपेयर टू स्टील। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? अब आप बताओ, इसके बगल से मैंने ये मैग्नेट रख दिया, तो ये जो साउथ होगा, अच्छा पहले तो ये बताओ, जहां में ये 4 ये ऐसे मैग्नेट होंगे या भर भर के होंगे? भर भर के होंगे। तो ये साउथ इनमें से कौन से ने हेचेगो? जो के नॉर्दर्न ने हेचेगो, जो के नॉर्दर्न ने हेचेगो। कौन सा जल्दी मैग्नेटाइज है जागो? सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा क्योंकि ये लेस टाइटली बाउंड है। ध्यान देना, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा यानी जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो यहां पर मैं जल्दी की बात कर रहा हूं, यानी टाइम फैक्टर की बात कर रहा हूं। जल्दी मैग्नेटाइज हो गया, यहां से हटा लूंगा तो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है कि ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, यानी फटाफट मैग्नेटाइज, फटाफट डीमैग्नेटाइज। जो बोला समझ में आया? स्टील ये ज्यादा टाइटली बाउंड है, तो पहली शर्त तो आसानी से खुलेंगी नहीं, यानी पहली बात तो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होगा, और अगर कहता हूं मैग्नेटाइज है तो इजीली। जो पॉइंट बोल रहा हूं समझ में आ रहे हैं? तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, सॉफ्ट आयरन को इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, लेकिन स्टील को इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। अब चूंकि सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, तो सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट बनाओगे या परमानेंट मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट। स्टील से? समझ गया मेरी बात को? यानी स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट बनाए जाते हैं। और सुनो, इसमें भी भर भर के हैं, इसमें भी भर भर के हैं। किसमें संख्या में ज्यादा से ज्यादा अलाइंड होंगे? सॉफ्ट आयरन में, क्योंकि भैया ये लेस टाइटली बाउंड है, पोल के बगल से धड़े धड़ाधड़ सारे क्लोज चेन ब्रेक होंगे, धड़ाधड़ ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलाइंड हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलाइंड होंगे तो इनका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, यानी सॉफ्ट आयरन से हाई मैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जबकि स्टील से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं होगा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? नहीं यही बात समझे? किसका मैग्नेटिज्म लंबे समय तक रहेगा? स्टील का। किसका कम समय के लिए रहेगा? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अब सुना, कौन सा इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है इजीली मैग्नेटाइज? अच्छी बात है, ये सब पॉइंट समझ में आया आपको? अब मेरे सामने क्वेश्चन है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? तो भैया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का लॉस होता है, दैट लॉस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। अब आप बताओ कौन सा इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है? तो सॉफ्ट आयरन में हिस्टैरिसीस लॉस कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे, क्योंकि ये फटाफट मैग्नेटाइज, फटाफट डीमैग्नेटाइज।
अगर मेरे पास एक ऐसा तवा हो जो फटाफट गर्म और फटाफट ठंडा, तो एनर्जी लॉस, वही तो बोल रहा हूं। अगर ये फटाफट मैग्नेटाइज और फटाफट डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। तो किसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, किसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा? जो पॉइंट बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, तो मैं उसे बोलूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने और डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी का लॉस होता है उसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ये लॉस सॉफ्ट आयरन में कम होता है और स्टील में। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, एक हिस्टैरिसीस लॉस भी हो गया और एक वहीं कहीं डिफरेंस होगा सॉफ्ट आयरन और स्टील में डिफरेंस। देखो वहीं एक आध दो पन्ने पलट के पेज नंबर 20 पे है सॉफ्ट आयरन और स्टील में डिफरेंस, पढ़ लो समझ जाओगे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।